Good evening, good morning, or good afternoon. My name is Pratik Kambar, and I am going to start a series of biochemistry videos and also a series of PYQs. And this video will be in English. Alright, so we are going to start with what is biochemistry. बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि भाई जो हम केमिस्ट्री 12th में पढ़े, जो हम केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में पढ़े, उन दोनों को क्लब करके एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं. द बायोलॉजी, द केमिस्ट्री विच इज हैपनिंग इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री फॉर अस. इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स, लेकिन हमको इतने सारे फील्ड्स के लिए ज़रूरत है नहीं. हमको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ दी फार्माकोलॉजिकल एजेंट. मॉलिकुलर लेवल के अंदर जो एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, हमने जो खाना खाया वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट होने के लिए जो एंजाइम्स करते हैं वो एंजाइम्स कैसे बनाते हैं, और जो डाइजेस्ट करने के बाद उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं. फास्टिंग फेड में क्या होता है, जब स्टोरेज खत्म हो जाता है क्या होता है, स्टोर करते कैसे रहते हैं, वो सारे सब कुछ इसके अंदर आ जाता है. लेकिन कुछ इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट रीडिंग बायोकेमिस्ट्री इज नॉट विद द वे कन्वेंशनल वे वेयर द टीचर्स टीच अस. That's why I'm making this video. I want to make it very concise and very precise. लेकिन उसके लिए हमको शुरुआत गलत तरीके से करनी पड़ेगी. कहाँ से शुरुआत हम करेंगे, सेंट्रल मेटाबॉलिज्म विच इज़ दी लाइक दी मेन थिंग. मतलब उसके थ्रू सारे के सारे प्रोसेस, फ्रॉम दैट वी कैन डिराइव ऑलमोस्ट एवरी थिंग विच इज हैपनिंग इन आवर बॉडी. बाल से लेके नेल से लेके saliva, enzymes, everything in our body is somewhere or the other related with the central metabolism. What is central metabolism? While looking at this photo, this image, you must say biochemistry is such a boring thing. So many things to remember. But if you break it down छोड़ो, उसको समझ लो ना, तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती. जैसे ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट किससे होगा, ग्लूकोज से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद हमको मिलता है पायरुवेट. तो एक बार पायरुवेट मिल गया ना, वहाँ से हम उसको लिंक रिएक्शन के अंदर डाल देते हैं. तो क्या हो गया, सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस. फिर उसके बाद क्या हो गया, पायरुवेट. और उसके बाद पायरुवेट के बाद होता है लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन से हमको मिल जाता है एसिटाइल कोए, और ये जाता है टीसीए साइकिल के अंदर. तो तीन चीज़ें हो गई, glycolysis, link reaction and TCA cycle. TCA cycle is also called as citric acid cycle or it is also called as Krebs cycle. ठीक है, तो ये तीनों एक ही चीज़ है. तो सबसे पहले हो जाता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, पायरुवेट बना, पायरुवेट से फिर हमने एसिटाइल कोल बना, इसको बोल दिया हमने लिंक रिएक्शन, और ये एसिटाइल कोल चले जाता है इसके अंदर TCA cycle. So this is the central metabolism. Literally everything in our body is related somehow related with this central metabolism. If we learn everything about the central metabolism, तो हम अपने शरीर के अंदर हर एक चीज़ बना सकते हैं. लिटरली सब कुछ, जो कुछ भी केमिकल चीज़ है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, सब कुछ, एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज केमिकली मेड, एंड दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस सेंट्रल मेटाबॉलिज्म. इट इज रिलेटेड समवेयर और द अदर. ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड दीज रिएक्शंस? Why do we enter into the TCA cycle for release of energy? पहले ग्लाइकोलिसिस किया, पायरुवेट बना, लिंक रिएक्शन हुआ, एसिटाइल कोए पायरुवेट से बना. ये एसिटाइल कोए जाएगा ऑक्जेलिक एसिड के साथ जुड़ के TCA साइकिल बनाएगा. ये पूरा TCA साइकिल है. इसके अंदर देखो ऑक्जेलो एसिटेट और एसिटाइल कोए दोनों मिलके पूरा TCA साइकिल के अंदर कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है. कैसे? ATP बनाते हैं, FADH बनाते हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. तो उनको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के बाद क्या रिलीज होता है, बाय प्रोडक्ट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज रेड्यूस्ड कोफैक्टर्स. रेड्यूस्ड कोफैक्टर्स क्या होता है, जो NADH हो गया, FADH2 हो गया, जो एक एंजाइम से दूसरा एंजाइम बन रहा है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो हमने ATP यूज किया, या कहीं कहीं ATP रिलीज भी हुआ. ATP की जगह कभी कभी FADH बन जाता है, NADH बन जाता है. दीज आर रेड्यूस्ड कोफैक्टर्स. इसको हम ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के सेल मेम्ब्रेन के अंदर. यहाँ पे NADH FADH जाएंगे और यहाँ से ATP बनाएंगे. तो ATP बनाने के लिए ETC साइकिल के अंदर से भी ATP बनाया जा सकता है.
क्रेब्स साइकिल में से भी बनता है ग्लाइकोलिसिस, हर जगह जो भी रिएक्शन कहीं ना कहीं एटीपी डाल भी था, एटीपी बना भी था। लेकिन हमारा मेन एम यूजुअली क्या होता है कि भाई एनर्जी बना, ये सभी रिएक्शंस को सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर एटीपी बना, तो लास्ट में हमको एनर्जी मिल जाती है एटीपी से। एटीपी की करेंसी इज नथिंग बट एनर्जी की करेंसी इज नथिंग बट एटीपी। ठीक है, एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी। जैसे पैसा क्या होता है इंडिया के अंदर, पैसे की करेंसी क्या है? रुपीज। वैसे एनर्जी की करेंसी क्या होती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर? एटीपी। ठीक है, को फैक्टर से क्या बनाएंगे? एटीपी कैसे बनाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे, एटीपी से एनर्जी बनेगी। नाउ क्या सिर्फ ग्लूकोज ही सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर जा सकता है? क्योंकि सबसे पहले ग्लूकोज से स्टार्ट किया ना, तो ये नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर जा सकती है। क्या मतलब इसका? अभी ग्लूकोज से हमने कुछ बना है ना, देखो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, ये सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये जो कुछ भी है ना, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स हैं। ये सारे इंटरमीडिएट्स को हम अगर किसी तरह से बना ले किसी और चीज से, तो हम इसको सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर घुसेड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अभी सपोज मान लो कोई मोनोसाइक्राइड है, जैसे गैलेक्टोज हो गया। अभी गैलेक्टोज को हम तोड़ तोड़ के दूसरा कुछ बना सकते हैं। इन सब में से कोई भी एक इंटरमीडिएट अगर हमने बना लिया, तो हम उसको सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर घुसा के एटीपी उसमें से निकाल सकते हैं। उसी तरह फ्रुक्टोज का भी ऐसा रहता है। फ्रुक्टोज भी, ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट हम फ्रुक्टोज में से बना सकते हैं, ये इंटरमीडिएट बना सकते हैं। तो ये सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर घुस गया। हाँ, इसी तरह से सिर्फ मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, सिर्फ वो नहीं, सिर्फ ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स, ग्लूकोज के कंपाउंड्स के जैसे दिखने वाले गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज नहीं। इनफैक्ट एनी मॉलिक्यूल विच कैन कन्वर्ट इनटू एनी इंटरमीडिएट कैन एंटर अंडर सेंट्रल मेटाबॉलिज्म। यानी कोई भी मॉलिक्यूल इन सभी इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट अगर किया जा सकता है तो सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर घुस सकता है। ठीक है, सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर एक बार घुस गया तो हमको एटीपी बनाने का आ जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि क्या प्रोटीन्स यानी अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स, क्या ये सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर घुस सकते हैं? ये तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है, क्योंकि ग्लूकोज ये सब तो हाइड्रोकार्बन्स और वो सब होता है, और वो तो अमाइनो ग्रुप होता है उसके अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसके अंदर से अमाइनो ग्रुप हटा दूं, है ना, तो क्या बच जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स, उसमें से इंटरमीडिएट्स बना लेंगे हम। तो उसी तरह सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर तो एन ग्रुप नहीं होता, लेकिन इफ वी गेट रीड ऑफ द एन ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड एंड एड हाइड्रोकार्बन बैकबोन, देन इट कैन एंटर द सेंट्रल मेटाबॉलिज्म, है ना। सो एनी अमीनो एसिड विच कैन एंटर द सेंट्रल मेटाबॉलिज्म, and if we add a carbon backbone, it can enter central metabolizer, it can be converted into its intermediates. ठीक है, तो कोई भी अमीनो एसिड को भी हम सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर डाल सकते हैं। तो हमने कार्ब्स खाया वो भी सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर जा सकता है, प्रोटीन्स खाया वो भी सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर। व्हाट अबाउट फैट्स? तो वो भी देखते हैं। फैट्स का जो है थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि फैट्स का कैसे लंबी लंबी चेन्स होती है, तो उसके अंदर ऑड चेन्स होते हैं, इवन चेन्स होते हैं। यानी क्या हो गया, तो जो नंबर ऑफ चेन्स है वो हो सकता है कि 13 हाइड्रोकार्बन की चेन हो या 16 हाइड्रोकार्बन की, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो। ऑड नंबर हो तो लास्ट में से कट कट के 3 आ जाएगा, इवन होगा तो लास्ट में कट कट के 2 आ जाएगा, लास्ट आखिरी वाले 2 तो रहेंगे, है ना। तो इसी तरह तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड करेंगे तो उसमें से हमको क्या मिलता है? एक राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, लंबी सी चेन है उसमें से एक जय हमने काटा, ऐसे बहुत सारे चेन्स है उसके अंदर से एक हमने काटा, तो वो है ना, वो एसिटाइल कोए बन जाता है। वो एसिटाइल कोए बन गया, नहीं सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर उसको यूज करते हैं। लेकिन एसिटाइल कोए को सेंट्रल मेटाबॉलिज्म कैसे यूज करते हो थोड़ा ट्रिकी है, वो आज मिलकर देखेंगे। लेकिन फैट भी सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर ऑफकोर्स घुस सकता है और कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर सकता है। ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर हमको NADH और FADH भी मिलता है, NADH और FADH भी मिलता है, दैट कैन एंटर द ETC साइकिल एंड दैट कैन जनरेट ATP। हो गया ना। अमोनिया के बारे में एक और चीज, प्रोटीन के अंदर क्या रहता है, अमोनियम ग्रुप हमने निकाला ना, उसको सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर डालने के लिए, तो जो अमोनिया हमने निकाला उसके लिए एक नाइट्रोजन एक्सेप्टर भी रहता है। नाइट्रोजन एक्सेप्टर यूनिवर्सल नाइट्रोजन एक्सेप्टर, नाइट्रोजन एक्सेप्ट करने के लिए निकाला, तो कोई एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए। क्यों? क्योंकि NH3 इज वेरी टॉक्सिक, अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक इन आवर बॉडी, इसलिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट नाम का एक नाइट्रोजन एक्सेप्टर होता है विच फॉर्म्स ग्लूटामेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट लेगा अमोनिया और वो बन जाएगा ग्लूटामेट। ठीक है, अब नाउ ये नाइट्रोजन ट्रांसपोर्टर है ग्लूटामेट, यहां से नाइट्रोजन लेके और लीवर के पास जाएगा। लीवर के पास जाएगा, लीवर क्या करेगा,
इसके ये भी नाइट्रोजन ग्लूटामेट की वजह से नाइट्रोजन ले लेगा और उसको यूरिया साइकिल के अंदर डाल देगा। यूरिया साइकिल के अंदर क्या होगा, ये अमोनिया को इस तरह से बना देंगे कि भाई ये हम टॉक्सिसिटी कम रहे इसकी और हम इसको यूरिन के अंदर बहा दें। ठीक है, उसका भी एक यूरिया साइकिल का पूरा एक पाथवे है विच हेल्प्स अस टू डिस्पोज आउट दी टॉक्सिक अमोनिया। ठीक है ना, वो अभी हम देखते हैं रिवर्स के अंदर। रिवर्स क्या क्यों करते हैं हम वो देखते हैं। अभी ग्लाइकोलिसिस किया यानी ग्लूकोज से हमने एटीपी जनरेट कर लिया। अभी कुछ इंटरमीडिएट से क्या हम वापस ग्लूकोज बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, रिवर्स में जा सकते हैं। तो यस, इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, यूजिंग अदर सोर्सेस फॉर क्रिएटिंग ग्लूकोज। सिंपल, सोर्सेज सच एज लैक्टेट, ग्लिसरॉल, ये सब चीजें हम यूज करके रिवर्स के अंदर जाके, वाई बिकॉज द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इट इज ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो पायरुवेट से हम वापस ऊपर जा सकते हैं, ग्लिसरॉल से पायरुवेट बना सकते हैं, लैक्टेट से भी पायरुवेट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम रिवर्स में ग्लूकोज भी बना सकते हैं। और एक और चीज, दूसरा चीज क्या कि व्हाट अबाउट लिंक रिएक्शन, पायरुवेट से एक बार एसिटाइल कोए बन गया तो दिस इज इरिवर्सिबल, तो हम एसिटाइल कोए से वापस नहीं जा सकते। सिंपल। और प्रोटीन्स, क्या वो अमीनो एसिड में से अगर हम क्या ग्लूकोज बना सकते हैं अमीनो एसिड में से? तो कुछ अमीनो एसिड बहुत टाइप के रहते हैं, 22 टाइप्स के अमीनो एसिड हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके अंदर कैसा रहता है, फ्यू अमीनो एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक, मीन्स यस वी कैन मेक ग्लूकोज फ्रॉम देम। फ्यू अमीनो एसिड्स आर कीटोजेनिक, वी मेक कीटोन बॉडीज फ्रॉम देम बट वी कांट मेक ग्लूकोज फ्रॉम देम। एंड देर आर सम अदर टाइप्स विच कैन मेक बोथ ketone bodies as well as glucose, so they are also keto and glucogenic, they are both। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हमको एग्जाम में पूछे गए तो वो भी हमको पता होना चाहिए। फिर व्हाट अबाउट एसिटाइल कोए, मैंने बोला था थोड़ा ट्रिकी, वो देखते हैं। तो एसिटाइल कोए कैन बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, यानी इफ वी यूज, जैसे उसका बीटा ऑक्सीडेशन करे तो एसिटाइल कोई मिल रहा था ना, फैटी चेन का बीटा ऑक्सीडेशन किया तो हमको क्या एसिटाइल कोई मिल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे एसिटाइल कोई हम यूज करके एक फैटी एसिड का सिंथेसिस बना सकते हैं। तो फैटी एसिड सिंथेसिस, जैसे पाल्मिटिक एसिड हो गया, तो पाल्मिटिक एसिड है ना, वो क्या है, इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फैटी एसिड। वो पाल्मिटिक एसिड, ये एसिटाइल कोई बहुत मस्त चीज है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे पाल्मिटिक एसिड के अंदर हमने बनाया एसिटाइल कोएलन से, उसके अंदर हमने ग्लिसरॉल अगर डाल दिया और फॉस्फेट भी यूज कर लिया तो बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। देखो कितनी खूबसूरत चीज है, फॉस्फोलिपिड जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूज होती है। फॉस्फोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, तो वो हम कहां से बना रहे हैं, सेंट्रल मेटाबॉलिज्म, यानी ग्लूकोज से हमने शुरुआत की थी, एसिटाइल कोए बनाया और एसिटाइल कोए को यूज कर करके हमने पाल्मिटिक एसिड बनाया, उसके अंदर ग्लिसरॉल ऐड किया, फिर फॉस्फेट लिया, ये सब बना के हमने फॉस्फोलिपिड बना दिया। देख रहे हो कितना मतलब क्रेजी चीज है, एकदम क्रेजी। उसके बाद एक और एग्जांपल, ग्लिसरॉल था और पाल्मिटिक एसिड था, इन दोनों की कंपोजिशन लगी 3 पाल्मिटिक एसिड और 1 ग्लिसरॉल लेके उसको हमने जोड़ा, इसको हम बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। ठीक है, लाइपोजेनेसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स। व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स, दिस आर दी स्टोरेज फॉर्म्स जो हमको यूज होता है इसके अंदर। कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज, इट इज अ टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, दे आर प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ वन मोर एग्जांपल, सीरीन करके एक चीज होती है, सीरीन को पाल्मिटिक एसिड के साथ जोड़ दे तो हमको क्या मिलता है, सीरामाइड। ठीक है, वी है सीरामाइड, पाल्मिटिक एसिड प्लस सीरीन, इसके अंदर हम फ्री फैटी एसिड डालेंगे। ठीक है, फ्री फैटी एसिड डालेंगे, सीरीन प्लस पाल्मिटिक एसिड, सॉरी सीरीन प्लस पाल्मिटिक एसिड गिव्स स्फिंगोसिन बैकबोन। ओके, now this sphingosine backbone, if we add free fatty acid to it, it becomes ceramide. In this ceramide, if we add phosphate group, it gives us sphingomyelin. If we add a hydrocarbon group, we give cerebroside. If we add another hydrocarbon group, we get ganglioside. This sphingomyelin, cerebroside and ganglioside have different types of uses. Sphingomyelin is used in myelination. Cerebroside is used in the nerve membrane formation. It is used somewhere in the nerve membrane, and gangliosides are used in ganglions. So you see, even ganglions, nerve fibers and myelination of those nerves, this is done from central metabolism. क्या मतलब हमने शुरुआत कहाँ से की थी, निवाला लिया था ग्लूकोज का, पेट में गया, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के लिए जो एंजाइम्स है वो भी हमने सेंट्रल मेटाबॉलिज्म से बनाया। सब कुछ गया सर्कुलेशन में, गया सर्कुलेशन में जाने के बाद ये नर्व्स वर्व्स वहाँ पे जहाँ पे जब जरूरत पड़ रही है वहाँ पे हमने ग्लिसरॉल लिया, पाल्मिटिक एसिड लिया, फिर उसको सीरीन पाल्मिटिक एसिड से ज्वाइन किया, फिर उसके बाद में स्फिंगोसिन बैकबोन बना, उसके अंदर फिर फ्री फैटी एसिड डाला, सीरामाइड बना, उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप डाला, स्फिंगोमाइलिन,
कार्बोहाइड्रेट का सेरोब्रोसाइड, CH ग्रुप और एक CH ग्रुप है गैंग्लियोसाइड। तो गैंग्लियोसाइड ये सब बना सकते हैं हम किससे, विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोए फ्रॉम द सेंट्रल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आप देख रहे हो कुछ नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस है, ये लिंक रिएक्शन है, TCA साइकिल है, सिंपल, एकदम सिंपल चीज है, नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज देते हैं, हम खाना खाते हैं ना, फेड स्टेज फास्टिंग से क्या फर्क होता है दोनों के अंदर। तो हम खाना खाते हैं बहुत सारा, हमने सपोज खाना खा लिया, एकदम बड़ा सा मील खाया, ठीक है, खाना का उसके अंदर प्रोटीन से, फैट से और कार्ब्स, ठीक है, ये हमने खाया, तो ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा। तो सबसे पहले तो कार्ब्स जहाँ जहाँ यूज होने उधर होंगे। तो हमारे शरीर के अंदर क्या, ग्लूकोज ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है और क्या है, फैटी एसिड ज़्यादा है, एक्सेस में खाया हमने, ठीक है, ये फैट स्टेट, एकदम फैट स्टेट। बट सो वी वांट टू स्टोर दिस। सबसे पहले तो क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोजेनेसिस होगा और ग्लाइकोजन बन जाएगा, दिस विल बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ठीक है। प्रोटीन एसिड का क्या होगा, प्रोटीन और अमीनो एसिड क्या होगा, दीज आर यूज्ड, पहले तो दे विल बी यूज्ड, दीज आर यूज्ड फॉर द रिप्लेस these are used to replace already existing enzymes, already existing amino acids, उनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन्स, ये सारी चीजें। एंड इवन आफ्टर यूजिंग all of this, all of doing all this process, if there is excess, because we have had a big meal, right? So what happens to them? They will enter the central metabolism and then they will form triglycerides. Triglycerides are nothing but the fats. This fat is stored. This is nothing but I've been having a lot of large meals in my life. That's why the amount of usage of all the food that I am eating, उससे डबल ट्रिपल ज़्यादा ही हम खा रहे हैं, इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में, सब फैट्स के ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में हमारे पेट में स्टोर है। अब व्हाट हैपेंस इन फास्टिंग स्टेट, जो हमने 25 साल में कभी नहीं की। फास्टिंग स्टेट के अंदर क्या, ग्लूकोज कम है, प्रोटीन कम है, अमीनो एसिड्स कम है। तो सबसे पहले क्या होगा, फैट बर्न होगा, दे विल बी यूजिंग द ट्राइग्लिसराइड स्टोर्स एज सोर्स ऑफ, दैट इज द बॉडी फैट एज द सोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस फैट्स, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर लिंक्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर लिंक्स। तो यानी क्या रहता है उसके अंदर, तो इट हैज ऐसा ट्राइग्लिसराइड कैसे चेन्स है ऐसे ऐसे, उसके अंदर से लिंक्स उसको तोड़ेंगे और इसमें से ये बनता जाएगा, एनर्जी बनता जाएगा, एसिटाइल कोए बनेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा, को फैक्टर मिलेगा हमको एसिटाइल कोए, और क्या मिलेगा, NADH, FADH, फिर वो ATC के अंदर जाएंगे और ATP बनेगा, ATP से एनर्जी, ठीक है। ऑल्सो एसिटाइल कोए का और एक और यहाँ पे फंक्शन है फास्टिंग के टाइम पे, कि 3 एसिटाइल कोए जब हम लेंगे तो हमको HMG CoA बन जाता है। 3 एसिटाइल कोए इज नथिंग बट HMG CoA। नाउ दिस HMG CoA कैन एंटर द लीवर एंड द लीवर यूजेस दिस फॉर कीटोजेनेसिस रिएक्शन। उसके अंदर हम बनाते हैं कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज एक बार बन गया, कीटोन बॉडीज जाएंगे अलग अलग जगह पे, फॉर एग्जांपल मसल कैन यूज कीटोन बॉडीज एट द स्टेज ऑफ फास्टिंग, जब ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज ब्रेन को चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं मसल का, भाई तुम ग्लूकोज मत यूज करो, फास्टिंग का टाइम है, कीटोन यूज कर लो थोड़ा। तो कीटोन बना देता है, फैट से कीटोन बन गया, एसिटाइल कोए से कीटोन बन गया। अब ये कीटोन बॉडीज क्या करेगा, ATP जनरेट करने में हेल्प कर देगा मसल को। नाउ दिस कीटो एसिड एंटर्स टिश्यूज एंड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए, और उसके अंदर से फिर क्या, TCS आएगा, यूजेस इट इन दी ETC। सो HMG कोए से कीटोजेनेस भी हो सकता है। और एक और चीज होता है, 5 कार्बन यूनिट्स टू यूज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लार्ज कार्बन बेस यूनिट, यानी 5 से 10 हो जाएगा, 10 कार्बन यूनिट हो गया, 10 से 15 कार्बन यूनिट हो गया, उससे 30 कार्बन यूनिट हो गया, 30 कार्बन यूनिट्स ऑफ दिस इज कॉल्ड एज स्क्वेलिन। ये जो स्क्वेलिन है ना, इट फोल्ड्स टू फॉर्म लैनेस्टेरॉल, लैनेस्टेरॉल फॉर्म्स कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमने कोलेस्ट्रॉल भी बना लिया। वी कैन बायोसिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ग्लूकोज, बट द रिवर्स इज इम्पॉसिबल बिकॉज देयर इज लिंक रिएक्शन इन मिडल। इसलिए जो खा के पेट बड़ा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कीटो डाइट करो। पूरा खा के पेट बढ़ गया, अब ये वापस ग्लूकोज में तो कन्वर्ट होने नहीं वाला, इसके लिए क्या बोलते हैं, खाना बंद कर दो तो ये यूटिलाइज हो जाएगा। कीटो के अंदर ऐसा ही रहता है, कार्ब्स कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फैट बर्निंग चालू हो जाएगी, कीटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल सनलाइट के अंदर क्या करता है, विटामिन डी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल टेस्टिस के अंदर क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। कोलेस्ट्रॉल ओवरीज में एस्ट्राडायोल बनाता है ना। कोलेस्ट्रॉल कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, और लीवर के अंदर बाइल, ये सब बना लेता है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो है, लेकिन एक्सेस इज वेरी बैड। ओके, नाउ एक और चीज, क्या सेंट्रल मेटाबॉलिज्म प्रोटीन बना सकता है? ग्लूकोज तो हमने बना लिया, सेंट्रल मेटाबॉलिज्म, क्या सेंट्रल मेटाबॉलिज्म प्रोटीन बना सकता है? तो इसका जवाब है यस।
अमीनो ग्रुप अगर हम निकाल सकते हैं तो हमारे पास ये शक्ति भी होगी कि हम ऐड कर सके। तो इंटरमीडिएट के अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप हटा के हाइड्रोकार्बन डाला तो इंटरमीडिएट बन गया था हमारा सेंट्रल मेटाबॉलिज्म। वह इंटरमीडिएट को निकाल के हम उसके अंदर अमोनिया ग्रुप डाल देंगे तो बन जाएगा हमारा अमीनो एसिड। तो बाय एडिंग अमीनो ग्रुप द सोर्स ऑफ द अमीनो ग्रुप, वही जो अमीनो एक्सेप्टर था, जो यहाँ एक्सेप्टर यहाँ से ले रहा था, ग्लूटामेट बन रहा था, अभी वो ग्लूटामेट ही दे देगा नाइट्रोजन, है ना। द सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर ऑल्सो। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सो एसिटेट करके एग्जाम्पल है जो एस्पार्टेट बना लेता है। पायरुवेट जो है वो एलेनिन बना लेता है ना। इसकी एक साइकिल भी होती है लीवर के अंदर, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। Therefore, all amino acids that we can make from intermediates are called as non-essential, but which we can't make, they are essential. So we need to have them in diet. Here comes the limitation of the central metabolism. कुछ चीज़ें हम बना सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बना सकते, इसलिए they are essential in our diet. Therefore, they are essential, so we need to have them in diet. Now, amino acid plus sulfur compound from diet. Sulfur हमने diet से लिया, amino acid हमारे पास है, तो it forms sulfate. एंड आफ्टर फ्यू रिएक्शंस सल्फेट बन गया, उसके बाद कुछ फ्यू रिएक्शंस होंगे एंड वी गेट PAPS. इट इज पैप्स, इट इज यूनिवर्सल सल्फर डोनर, ठीक है। एंड नाउ सीरीन डोनेट्स कार्बन टू टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट मतलब इसमें फॉलिक एसिड, मिथाइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट। सीरीन का कार्बन ये टेट्राहाइड्रोफोलेट को देंगे, मिथाइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा। मिथाइलेटेड टेट्राफोलेट कार्बन को जो कार्बन मिला था वो कार्बन होमोसिस्टीन के पास जाएगा। होमोसिस्टीन के पास कार्बन आ गया तो ये बन गया मिथियोनिन। अब ये मिथियोनिन के अंदर ATP हम यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, विच इज नथिंग बट द यूनिवर्सल मिथाइल डोनर। तो हम क्या बनाया हमने, पहले हमने बनाया नाइट्रोजन, यूनिवर्सल नाइट्रोजन डोनर, फिर हमने बनाया यूनिवर्सल सल्फर डोनर, फिर हमने क्या बनाया, यूनिवर्सल मिथाइल डोनर। तो ये सारे स्टोर्स रहते हैं, जब कभी भी शरीर को मिथाइल की जरूरत पड़ेगी, मिथाइल ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, सोडियम ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, सल्फर ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, तो पैप्स, ठीक है, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, ठीक है, और ये अपना क्या नाम था इसका, ग्लूटामेट, ये सारे आ जाएंगे। तो भाई ले लो, हमारे पास पड़ा है। नाउ एन इंटरमीडिएट ऑफ सेंट्रल मेटाबॉलिज्म कैन फॉर्म राइबोस 5 फॉस्फेट, ठीक है। राइबोस 5 फॉस्फेट क्या करता है, वो पेंटोस पाथवे के अंदर जाता है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, और NADPH बन जाता है। NADPH इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इट गिव्स इलेक्ट्रॉन यूज फॉर इलेक्ट्रॉन सोर्स फॉर एनाबॉलिज्म। सो दिस इज द यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन डोनर, which universal नहीं, it is one of the electron donors which is NADPH. It is used for electron donation. It can also be used to form reduced glutathione which is an antioxidant. आप लोगों को पता है कि भाई हमारे शरीर के अंदर इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ETC के अंदर ऑक्सीजन वी आर यूजिंग, देयर इज अ फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन विच इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर अस। दैट्स वाई वी नीड एंटीऑक्सीडेंट। आप एड्स देखो, कीवी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, क्यों, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हम खाएंगे तो इट रिड्यूसेस द एजिंग फैक्टर इन आवर लाइफ, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज एंटीऑक्सीडेंट्स इज मेड फ्रॉम reduced glutathione, is made from NADPH by giving the electrons which forms reduced glutathione which is an antioxidant, ठीक है। इट इज ऑल, ये कैसे एक्ट करता है कि O2 माइनस है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा NADPH, तो रिड्यूस ग्लूटाथियोन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो फ्री रेडिकल इंजरी हमको नहीं होगी, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ये जो राइबो 5 फॉस्फेट जो हमने बनाया था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से, तो उसके अंदर एक अगर हम अमाइनो ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड प्रीकर्सर। ये देखो ये सब सेंट्रल मेटाबॉलिज्म से ही कनेक्टेड है, ठीक है। सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के एक इंटरमीडिएट में ये बनाया, उसके अंदर हमने नाइट्रोजन ग्रुप ऐड किया तो हमको न्यूक्लिक एसिड मिल गया। न्यूक्लिक एसिड्स विच आर पायरिमिडीन्स बना सकते हैं, यूरिडीन, सिस्टिडीन, ठीक है। अब ये कहाँ यूज होता है, यूरिडीन, सिस्टीन, ये सब होता है DNA फॉर्मेशन, RNA फॉर्मेशन के अंदर, न्यूक्लिक एसिड है ना। उसके बाद एक और चीज, दे आर ऑल्सो यूज टू फॉर्म एडिनोसिन, गुआनोसिन विच इज अ प्यूरिन। देयरफॉर वी कैन बायोसिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम ग्लूकोज एंड दैट्स प्रीटी कूल। देयर इज वन मोर थिंग, जो प्यूरिन्स बनाए ना वो GTP में कन्वर्ट हो सकते हैं, ATP में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और उसके बाद वो लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिक एसिड के अंदर। नाउ पायरिमिडीन्स के अंदर TTP, LTP ये सब होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन ब्रीथ इट आउट, मतलब इसका जो फाइनल ब्रेकडाउन, इसको ब्रेकडाउन करेंगे ना तो ये यूरिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अमोनिया बनेगा, जो यूरिया के फॉर्म में आगे जाके एक्सक्रीट होता है, ये ब्रेथ के फॉर्म में, यूरिक एसिड भी यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट। तो हमारे पास प्यूरिन पायरिमिडीन बनाने के लिए एक सिस्टम है
और उनको एक्सक्रीट करने के लिए भी एक सिस्टम। नाउ दैट इज प्रिटी कूल, बट एक्चुअली प्रिटी कूल इज एन अंडरस्टेटमेंट। नाउ द लास्ट थिंग अबाउट सेंट्रल मेटाबॉलिज्म, सेंट्रल मेटाबॉलिज्म इंटरमीडिएट कैन बी ऑल्सो यूज टू फॉर्म न्यूरोट्रांसमीटर्स। कैसे? और जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना वो क्या काम करता है, वो तो पता है ना क्या काम करता है। ओके, डोपामीन, एपिनेफ्रिन। तो जो फिनाइलएलानिन है ये प्रीकर्सर, इसमें से हम टायरोसिन बनाते हैं, टायरोसिन से एल डोपा बनाते हैं, एल डोपा से डोपामीन डोपामीन से नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन सिंपल। एसिटाइल कोलिन के अंदर कोलिन डाल दिया, बन गया एसिटाइल कोलिन। सेंट्रल मेटाबॉलिज्म इंटरमीडिएट के अंदर एक ग्लूटामेट होता है, उसके अंदर हम डाल दिए गाबा, तो क्या बन गया है? न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट से बन गया गाबा, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन, सेरोटोनिन से मेलाटोनिन, हिस्टाडिन से हम हिस्टामिन बना लेते हैं। ग्लाइसिन के अंदर सक्सिनाइल कोलिन डाले तो क्या बन जाता है? फ्यू स्टेप्स के बाद पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग के अंदर अगर हम आयरन डाल देते तो ये क्या बन जाता है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स रिड्यूस्ड विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। अभी पेंटोस, अभी ये जो सिंपल सर, तो अगर आप देखा जाए तो मतलब सब कुछ सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज सच एन अमेजिंग थिंग सेंट्रल मेटाबॉलिज्म। तो लिटरली एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन बायोकेमिस्ट्री समवेयर और द अदर रिलेटेड विद द सेंट्रल मेटाबॉलिज्म, एटलीस्ट विद देयर इंटरमीडिएट, है ना। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट ऑल्सो हैज इज लिमिटेशन। जैसे विटामिन बनाने वो हम नहीं बना सकते, हमको विटामिन की जरूरत कहाँ पड़ती है? जो इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं ना उसके अंदर एक को फैक्टर की जरूरत पड़ती है, वहां पे विटामिन यूज होता है, लेकिन हम खुद के विटामिन नहीं बनाते। विटामिन हमको चाहिए होते हैं उसके अंदर, डाइट के अंदर, ठीक है। फिर सेलिनियम जैसे मिनरल्स बोल दिया, ठीक है। कैल्शियम हम खुद से नहीं बना सकते, हमको खाना ही पड़ेगा, है ना, स्टोर करके इतना सर, मतलब बहुत सारी चीजें जो हम नहीं बना पाते खुद से। ये सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लिमिटेशन, लेकिन जो कर सकता है वो भी बहुत मतलब कूल चीज है, ठीक है। तो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है, लिंक रिएक्शन है और कीटोन। तो इसके अंदर से क्या हम न्यूरोट्रांसमीटर निकलवा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉइड्स बना लेते हैं, कीटोजेनेसिस, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड सिंथेसिस हो जाता है, ग्लिसरॉल सिंथेसिस होता है, पेंटोस फॉस्फेट बनते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिटरली एवरीथिंग, लाइक बहुत सारी चीजें है ना। तो उसके अंदर मैंने एक समरी बनाई हुई है कि बायोकेमिस्ट्री के सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के अंदर यूजुअली हमको क्या चाहिए। तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एक होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, एंड ये सात टॉपिक के अंदर ऑलमोस्ट बायोकेमिस्ट्री हमारी खत्म हो जाती है, और इसके बाहर से ज़्यादा यूजुअली को पूछते नहीं है। ये दिखने के अंदर है बहुत छोटा सा, लेकिन इसके अंदर इतने सारे रिएक्शंस हैं ना, और हमें वो सारे रिएक्शंस मुंह पे याद रहने चाहिए। क्यों याद रहने चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसी पे पूछे जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस